नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में। और इससे पहले जो आखिरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री होते थे, तो अभी तक वही नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया दस्तावेज जो आया है एमएचआरडी की तरफ से, ये इसका जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में 31 मई 2019 को उन्होंने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और उस रिपोर्ट को अब मंत्रालय ने स्वीकार किया है, एमएचआरडी ने। उसके बाद अब वो और लोगों के पास जाएगी, मंत्रियों के पास जाएगी, संसद भवन में, माने लोकसभा राज्यसभा में सब जगह रखी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, अभी एक प्रस्ताव है और नई शिक्षा नीति को लेकर के। तो कुछ प्रस्ताव इसमें से जो नए आए हैं, हम आज उन पर आपसे बात करेंगे। विशेष रूप से चूंकि शिक्षा जगत से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के मन में भी, हमारे अध्यापक साथियों के मन में भी ये विचार आ रहा है कि इसमें नया क्या है। तो कुछ एक खास जो बिंदु हैं, आज मैं उन पर आपसे बात करूंगा। पहला तो यह है कि सबसे पहला एक, अगर यही देखें कि एमएचआरडी को हटा करके प्रस्ताव किया गया है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो इसका बड़ा सा नाम था, उसको मानव संसाधन न करके केवल शिक्षा मंत्रालय के रूप में रखा जाए, जाना जाए। इसके पीछे कोई तर्क है, क्या है, अभी विचार और किया जाएगा। अभी इस पर निश्चित रूप से निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन एक दस्तावेज में इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई है। शायद मनुष्य को संसाधन के रूप में देखा जाना ठीक नहीं लगा होगा, या कुछ इस तरह की कोई धारणा रही होगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसका नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरा जो बिंदु है वो खास है कि पाठ्यचर्या के जो नए आयाम इसमें दिए गए हैं। पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि +2 10+2 वाली जो थियोरी थी वो चलती थी, 5+3+2+2 इस तरह से करके। और उसके बाद फिर बीए और एमए आगे, या बीएससी एमएससी करते थे बच्चे। लेकिन इस बार जो इस नीति में जो प्रस्ताव है वो, हाँ, तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ कि जिस तरह से इस बार नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का जो पाठ्यचर्या के हिसाब से जो डिज़ाइन किया गया है, उसमें समझने की बात है कि पहले जो 5 वर्ष हैं वो फाउंडेशन के हैं। और उस फाउंडेशन को इस तरह से हम देखें कि उसमें 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन होगा नर्सरी में, या गांव में है तो वो आंगनवाड़ी में होगा। तो 3 इयर्स में नर्सरी में, 4 साल का बच्चा फिर एलकेजी में जाएगा, एलकेजी 5 साल में फिर केजी में, और 6 साल का जब बच्चा होगा तो फर्स्ट में उसका एडमिशन होगा। इसी तरह से 7 साल का बच्चा होगा तो सेकंड में जाएगा। तो सेकंड क्लास तक का जो है ये फाउंडेशन है। फिर उसके बाद 3 साल उसका जो प्रिपरेटरी है टाइम हुआ, जिसको हम कहेंगे तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में। और इसके बाद फिर 3 साल, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और फिर उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 वर्ष बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं 5+3+3+4। 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा, उसके साथ साथ उसमें पहला अगर कोर्स 1 साल में कोई छोड़ता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए, मैं भी आगे बात करूंगा। तो 4 साल के बाद फिर पीएचडी भी कर सकता है, एमए में भी जा सकता है। एमए पीजी 1 ईयर भी है, पीजी 2 ईयर भी है। और जैसा जो होगा, रिसर्च जिसने जैसे की है, उसके बाद ही आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं बच्चे। तो ये पाठ्यचर्या का जो नया आयाम है, 5+3+3 और 4। एक और आगे इसमें देखें कि जो हम फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं, तो नींव को मजबूत करने की बहुत ध्यान दिया गया है। ये पहली बार मातृभाषा का कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के आए हैं हमारे जो समिति के लोग हैं। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है कि नींव मजबूत करने का मतलब है कि प्री प्राइमरी माने केजी फर्स्ट और सेकंड में मातृभाषा पढ़ाई जाए।
खेलकूद कराया जाए और थोड़ा बहुत गणित वगैरह का ज्ञान दिया जाए। तो इससे यह है कि उसके बच्चे के ऊपर पाठ्यक्रम का कोई बोझ ना हो। और तो सेकंड के बाद जो तीसरी, चौथी और पांचवी की जो कक्षा होगी उसमें उस बच्चे को विज्ञान है, सामाजिक विषय है, थोड़ा बहुत पर्यावरण का ज्ञान कराया जाना जरूरी है। लेकिन ये सब उसकी मातृभाषा जो वो चुनेगा एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। या अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, पहले भी नहीं थी लेकिन अब इस रूप में उसको नए ढंग से देखा जा रहा है कि कन्नड़ कर्नाटका का है तो वो कन्नड़ में अपना रख सकता है, पश्चिम बंगाल का है तो बांग्ला में रख सकता है। तो इस तरह से जो जिसकी मातृभाषा है वो उसके माध्यम से वो प्राइमरी लेवल तक माने 5वीं तक वो पढ़ा सकता है। तो इससे हमारी फाउंडेशन मजबूत होने की संभावना है, ऐसा विचार करके ये प्रस्ताव इसमें रखा गया है। दूसरा उसमें जो बिंदु है 6, 7, 8 कक्षा में जब जाएगा बच्चा तो उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, और उसके जो स्टेजेस हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात के साथ साथ कुछ जो क्राफ्ट का है, कंप्यूटर कोडिंग की भी इसमें चर्चा की गई है कि किस तरह से कंप्यूटर के बारे में बच्चे को जानकारी हो। तो ये कुछ चीजें अंग्रेजी भी शुरू कर सकते हैं, दूसरी ओर भाषाएं शुरू कर सकते हैं, माने त्रिभाषा सूत्र भी हम 6ठी, 7वीं, 8वीं से 6ठी से शुरू कर सकते हैं। तो ये पाठ्य विषय चुनने की आजादी चौथा बिंदु है कि पाठ्य विषय चुनने की आजादी इस रूप में है कि वो बच्चा चाहे तो क्राफ्ट ले सकता है, आर्ट ले सकता है, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं बहुत सारी, उनके माध्यम से पढ़ाई अपनी आगे जारी रख सकता है जो रुचिकर हो बच्चे के लिए, जो उसके मनोवैज्ञानिक रूप से जो उसको सूट करते हो, जो अच्छे लगते हैं, उन विषयों के आधार पर वो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है तो आगे बढ़ सकता है। 5वां बिंदु है जो महत्वपूर्ण है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने की भी एक तरह से आजादी है, लेकिन ये बात +2 के आगे की बात है। और जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 1 साल ग्रेजुएशन के में हम छूट गया किसी कारण से किसी का, तो 1 साल पूरा किया तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पूरे किए तो उसे 1 साल पूरा किया सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरा साल जब आता है तो पहले साल में डिप्लोमा, दूसरे साल के में डिप्लोमा, पहले में सर्टिफिकेट 1 साल के बाद, दूसरे साल अगर छोड़ता है तो डिप्लोमा, और 3 वर्ष तक लगातार अगर करता है तो वो डिग्री कोर्स उसको मिलेगा। चौथे वर्ष में जब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए पीजी कर सकते हैं। अब एमए, एमएससी जो भी उसका फील्ड है, जो क्षेत्र है, 1 साल का भी पीजी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि उसकी टेस्ट, उसकी रैंकिंग, उसका एप्टीट्यूड, ये सब कैसा है, इसके आधार पर ये तय किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक बिंदु था, पाठ्य विषय चुनने की भी आजादी है। दूसरा यह है कि कोई साइंस करते करते कॉमर्स में जाना चाहता है, कॉमर्स करते करते वो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये आजादी खुली हुई है, रास्ते खुले हुए हैं। और एमफिल की जो डिग्री होती थी पीजी करने के बाद, उसे समाप्त कर दिया गया है। और उसमें एमफिल समाप्त करने का उद्देश्य यही है कि रिसर्च अगर कर लिया है तो उसको अलग से एक डिग्री कोर्स देने की या उसको लटकाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रिसर्च जरूरी है, रिसर्च बिना के पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। अगला 7वां बिंदु है जो इस नीति का, इस दस्तावेज का जो सबसे आकर्षक बिंदु है वो ये एक देश एक शिक्षा नीति। तो ये इसको अगर इस रूप में हम देखें कि पूरे देश भर में मातृभाषा को जोड़ा गया है एक रूपता लाने के लिए, 5वीं तक की ये शिक्षा में जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक्स हैं वो भी पता डिजाइन की जाएंगी या क्या हिसाब होगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी एक कल्पना है कि पूरे देश में एक जैसा पैटर्न लागू हो, उसकी जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है। तो अभी करिकुलम डिजाइन किया जाएगा, कुछ चीजें और पर विस्तार से बात होगी। लेकिन एक शिक्षा नीति पैटर्न के हिसाब से देखें तो 5+3+3+4 इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में एक जैसी पद्धति लागू होने जा रही है, संभावना है उसकी। और अगला 8वां बिंदु त्रिभाषा सूत्र पर बात कर लें तो 6ठी से मैंने बताया कि त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, तो
जिनको अंग्रेजी पढ़नी है या और जो भारतीय भाषाएं हैं उनको लेकर के भी हम ये स्टेट्स डिसाइड करेंगे, राज्यों में क्या कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं विद्यालयों में। नई पुरानी जो भी भारतीय आधुनिक और प्राचीन सभी भाषाओं के लिए द्वार खुले रखे गए हैं। इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ आर्ट है, क्राफ्ट है, स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया। होम साइंस जैसे विषय हैं, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स उसी एक पूरे विषय के रूप में रहेंगे। और कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनके भी जो मार्क हैं वो भी रहेंगे साथ साथ में। कोई डांस करना चाहता है किसी और, तो जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी पाठ्येतर गतिविधियां हैं, उनके भी आधार पर बच्चों को उनके रैंकिंग को तय किया जाएगा। और अगला एक और इसका जो विशेष जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम को जोड़े जाने की संभावना है। अभी प्रस्ताव रखा गया है, ये कक्षा 6 से शुरू होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माने किस रूप में सेमेस्टर होगा अभी ये डिस्कस करेंगे, तय किया जाएगा। स्टेट्स वगैरह के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक प्रावधान रखा गया, एक संभावना रखी गई है कि हम जिस तरह से बड़ी पीजी क्लासेस में, ग्रेजुएशन वगैरह में हम करते थे, पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू था, लेकिन यहाँ छोटी कक्षाओं में नहीं लागू होता था। अब इसको इस तरह से देखा जाए कि हम जो +2 एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम सेमेस्टर सिस्टम को ले आए। तो अभी ये विचार और किया जाएगा, तब इसके बाद तय किया जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो ये सब जो एक देश एक शिक्षा नीति की बात है वो इस रूप में यहाँ पर भी हमको दिखाई देती है। और 10वां और अंतिम बिंदु इसका ये है कि एक संस्था सरकार बनाना चाहती है, जिसको हम ये कहें कि नेट NAT, इसका जो फुल फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होगी ये एडमिशन्स के लिए, खासतौर से यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो एडमिशन होगा 12वीं के बाद, तो उन बच्चों के एडमिशन का एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का एक परीक्षा प्रणाली इस तरह की होगी कि उसके आधार पर वो रैंकिंग तय करेंगे और फिर कहाँ पर एडमिशन होगा, किस विषय में प्रवेश उसको मिल सकेगा, ये सब चीजें तय की जाएंगी। तो ये अभी लंबी प्रक्रिया है और इस पर अभी बहुत सारे विचार विमर्श किया जाना शेष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की अपनी जो मंशा है वो तो है, साथ साथ में उन विद्यार्थियों को जो मार्जिनलाइज हैं, जो रूरल सेक्टर में हैं, जो गांव देश में रहते हैं, जिनकी पढ़ाई किसी कारण से छूट जाती है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या बच्चे जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस ले लेते हैं तो उनको फिर अपना विषय नया चुनने में बहुत दिक्कत होती थी, कई बार उनकी पढ़ाई छूट जाया करती थी, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। या कोई ग्रेजुएशन का पार्ट 1 करके छूट गया, कहीं काम से चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो ये जो अपनी नौकरी के लिए अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स की जरूरत है तो उसको उस रूप में उसकी मान्यता होगी। ये सारी जो इसमें जो नई चीजें हैं तो मुझे लगता है वो जोड़ी गई हैं। और कुल मिलाकर के ये कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो 10 एक बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण है मेरी समझ में, और इनको हमें अभी शिक्षाविद हैं, विभिन्न प्रदेशों की समितियां हैं, शिक्षण समितियां हैं, वो सब मिलकर के तय करेंगे। अभी तो पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से, फिर जब ये पॉलिसी बन जाएगी तो उसके बाद फिर लागू होगी। लागू होना भी स्टेट्स का मामला होता है, राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं कि कौन क्या लागू करे न करे। तो लेकिन फिर भी एक कल्पना है कि पूरे शिक्षा जगत को, पूरे देश को एक जैसी पद्धति से जोड़ा जाए। इसमें पहले एक प्रस्ताव थे कुछ कि एनसीसी वगैरह को, स्काउट एंड गाइड्स को भी शायद जोड़ा जाए। अभी पता नहीं, वो बहुत सारे स्टेट्स इसकी मांग कर रहे थे कि +2 लेवल पर एनसीसी वगैरह को भी कंपलसरी किया जाए या इस तरह से उसको एक इसमें रखा जाए। तो खैर, जो एक दस्तावेज आया है प्रथम दृष्टया उसमें जो मुख्य बिंदु है वो मैंने आपके सामने रखे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अभी आप सब लोग विचार विमर्श करें, और खासतौर से जो हमारे शिक्षक साथी हैं
वो इस पर और विचार विमर्श करेंगे। मैं तो एक जो देख करके अपनी तरह से अपनी बात रख रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुझे यही विराम देना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 पर, NEP 2020 पर मैंने आज आपके सामने अपनी बात रखी। अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो इस पर और फीडबैक दीजिए और बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।